सबसे पहली बात है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका प्रयोग क्या होता है कि हम दो संख्याओं के बीच का मौसो निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दो संख्याओं के बीच का मौसो निकालने के लिए, ये बीच का मौसो के लिए। अब कहिएगा कि सर ये होता कैसे? ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो दिए गए टर्म में जो बड़ी संख्या होती है, मान के चलिए हमको निकालना है कि 25 और 20, क्या है 25 और 20 का हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम से निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले देखिए बड़ा वाला टर्म क्या है 25, यानी ये ए होगा, ए होगा, ये क्या होगा ए होगा, यानी ए बराबर 25 हो गया। और देखिए आप लोग कभी लगभग ही उसी बात को इंडिकेट करता है जो कि हम करते आए हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष को ही ये सूचित करता है। ठीक है ना, शेष को ही सूचित करता है, ना कि अदरवाइज बात को बताता है। अब देखिए ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ए मान ली हम 25, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? विभाजन प्रमेयिका से तो ए बराबर 25 है आपका, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है ना। बी क्यूब का मतलब, बी क्यूब का मतलब क्या होगा? बी और क्यू का मतलब हो गया कि बी गुना क्यू। ठीक, क्यू हमें मालूम नहीं, आर से तो आप जान रहे हैं कि शेष ही होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आप ए माने हैं 25, ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा? बी हो गया 20, 25 और 20 भी एक टर्म दिया हुआ क्यू। अच्छा अब देखिए अगर 20 गुना 2 करता है तो 40 हो जाता है, जो कि कतई 25 से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो हम एक बार में अगर करते हैं तो 20 गुना 1 शेष कितना बच गया? 5। ये आपका क्या है? 8। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिदम का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आर आपका जब तक नहीं जीरो होगा तब तक आपका मौसो नहीं आ सकता। अब देखिए अब नया ए आपका क्या बन गया? 20 बना ना। अच्छा आइए बी क्या बन गया? 5। 5 गुना 4 करिएगा, 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया? 5 हो गया 20 प्लस 0। अंतिम भाजक जो आपका आया वो क्या आया? 5 है। तो अंतिम भाजक ही क्या होगा? आपका मौसो होगा। बात समझ रहे? अंतिम भाजक ही आपका क्या होगा? मौसो हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूक्लिड विभाजन कई बार क्या कर देता है? पूछ देता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो हम क्या कहेंगे? दो संख्याओं के बीच का मौसो निकालने के लिए करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि ध्रुव सत्य रहता है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इस बात को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात होना चाहिए कि आपको कम से कम 400 तक जो है वह याद रहना चाहिए। 400 किसका वर्ग है, क्या कहते हैं 441 किसका वर्ग है, 225 किसका वर्ग है, 625 किसका वर्ग है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी से बनेगा। अब देखिए परिमेय संख्या कहाँ पूछता है। ठीक है, तो देखिए कई बार कहेगा इनमें से कौन परिमेय संख्या है, देगा आपको √2, √4, √3, √5 और √9। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा। तो देखिए ये तो परिमेय है नहीं, ये भी परिमेय नहीं है, √3 भी नहीं, √5 भी। ये क्या है? √9 पे तब हम विचार करें। और √9 इसलिए भी परिमेय होगा क्योंकि √9 बराबर होता है √3 गुना 3, जोड़ा से 1 निकलता है तो 3 हो गया। 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, तो ये परिमेय संख्या होगी। यानी परिमेय संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जिसे कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 नहीं होगा। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा तो अब इसको शॉर्टकट विधि से आप समझ लीजिए कि हम कैसे करें इसको। शॉर्टकट विधि से हम कैसे करें इस बात को भी जान लीजिए। अब देखिए है क्या कि अब परिमेय और अपरिमेय के बीच में तो 2 क्वेश्चन जरूर देगा।
एक बात याद रखिएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं कि जिस ऑप्शन में √3 आएगा, ठीक है, √3, √5, √7, √2 भी हो सकता है, √2 भी होगा, √2, √7, ठीक है ना। देखिए, हमें अपरिमेय के बारे में अगर ऑप्शन में आए तो हमें इस तरह से कर देना है कि √2 जो रहेगा, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब जिस तरह से आए आपको, ये सब अपरिमेय। एक बात समझ लीजिए, एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा, दोनों का योगफल भी होगा तब भी वो क्या है, अपरिमेय ही। तो 2√3 पूछेगा तो 2 + √3 पूछेगा तो क्या कहिएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक आता है। उसके बाद देख लीजिए परिमेय में क्या है, ऐसा कई बार दे देता है, √64, √81, √9, √25, √36, अच्छा कई बार ऐसा भी देता है √81 बटे √64। क्या ये परिमेय है कि नहीं है ना, ये बिल्कुल परिमेय है, ठीक है ना। अच्छा दे देगा √121 बटे √110, 100, तब क्या होगा। तो इस तरह से आपको देगा कि इनमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। याद रखिएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। इस बात को भी हमें याद रखना है। अब इस विषय पर बात करना, तो दूसरा चीज है अभाज्य संख्या। एक चीज ये आता है कि अभाज्य संख्या, कई बार क्या हुआ कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े आदमी हो गए हैं, और छोटी छोटी बातों को कौन याद रखता है। लेकिन क्या है, छोटा से ही बड़ा बनने का रास्ता क्लियर होता है। जैसे कि कठिन लिखना आसान है, बात समझ है ना, लेकिन आसान लिखना बहुत कठिन है, समझ है ना। हम अपना समय बिताते जाते हैं। अब कुछ लड़का तो अभी भी ऐसा भी होगा जो कि 3 महीना 4 महीना पहले शुरू किया होगा पढ़ाई, ठीक है ना, वो फर्स्ट भी कर जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनती होना और तेज होना में क्या होता है, अंतर होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो स्वयं दो एक से बड़ी वैसी संख्या, यानी 2 से जो प्रारंभ होने वाली संख्या है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए, एक से बड़ी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या लिए कंडीशन क्या है, एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कई बार क्या करता है, कई को पूछता है कि रे अभाज्य संख्या कहां से, सर एक से। रे बोका, एक से कहां से हो जाएगा, एक से बड़ी कह रहा है ना, एक से बड़ी कह रहा है। जब एक से बड़ी कह रहा है इसका मतलब क्या होगा कि 2 होगा। देखिए 2 का क्या है, 2 एक और 2 के अलावा किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका जब देखिएगा तो क्या है कि 1 और 2 से कट रहा है। 3 देखिए क्या है, 1 और 3 से कट रहा है। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 ले लीजिए, 1 और 5 से कट रहा है, ठीक है ना। अब ले लीजिए 6 नहीं होगा, 1 2 3 इस वजह से कट रहा है। 7 ले लीजिए, 1 और 7 से कट रहा है। तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा एक बार क्या कर दिया इसी बीच में, पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्या कर दिया कि आसान भाषा में कहिए तो बड़ा घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि बोलिए तो समअभाज्य संख्या कौन सा है, समअभाज्य संख्या कौन सा है। तो देखिए 3 5 7 ये सब क्या है, विषम है, विषम के साथ साथ क्या अभाज्य भी, ठीक है। लेकिन ये 2 जो है ये सम है कि नहीं है, सम क्या होती है, जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है ना, जो 2 से विभाज्य हो। और 2 से भी विभाज्यता जांचने का नियम होता है। अगर कोई चीज में हमको दिक्कत है तो कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगा, जब उसके इकाई पर 0 2 4 6 और 8 में से कोई अंक रहेगा, तब वो 2 से पूरा कटेगा। बात समझ है ना। जैसे कि हम 128 लिखते हैं ना जी, तो 128 में इकाई पर देखिए क्या है, 8 है ना, ये निश्चित रूप से कटेगा 2 से, समझ है ना। अब कहिए दूसरे तो बता दिए 3 से कैसे होगा। 3 में क्या करते हैं, हम सब अंक को जोड़ देते हैं। 3 में हमें क्या करते हैं, सब अंक को जोड़ देते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए 129 एक संख्या है, क्या ये 3 से कट रही है, कट रही। देखिए 1 + 2 कितना हुआ 3,
और 3 + 9 कितना हुआ 12, 12 3 से कटता है ना, जब 12 3 से कट रहा है तो 129 भी क्या होगा 3 से ही कटेगा। मतलब ये सब छोटी मोटी बातों को याद रखने का है, ठीक है। तो एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो कौन है 2 है। अच्छा पूछिएगा सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तब क्या कहिएगा 1, वो 2 है। लेकिन सम अभाज्य संख्या कौन है ये कहेगा तब आप क्या कहिएगा 2। अच्छा देखो एक बात और है, कहीं पे एक दिन हम और पढ़ा रहे थे, कह रहा था कि 10वां में बच्चा को पढ़ाते हैं लघुत्तम महत्तम, लघुत्तम महत्तम पढ़ाना चाहिए, कहिए आता है ना नहीं। लघुत्तम महत्तम क्या होता है, आपको 2 संख्या दिया रहेगा जिसको कि हम पहली संख्या कहते हैं, संख्या गुना दूसरी संख्या, 2 संख्या दिया रहेगा, कहेगा ये किसके बराबर होता है, तो ये 900 गुना 900 के बराबर होता है। क्या होता है 900 गुना 900 के बराबर होता है, 900 गुना 900, यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वह उसके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। इसी पे दे देता है कि 2 संख्याओं का जो है ना गुणनफल 60 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 60 है, ठीक है। 900 उसका क्या है 5 है, तो 900 ज्ञात करें तो क्या करिएगा 60 में 5 से भागा दे दीजिएगा तो कितना बार में कट रहा है, कितना बार में कट रहा है 12 बार में कट रहा है ना, 12 5 60, दूसरी तो एक तो चीज निकल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मान के चलिए 900 दिया हुआ है 900 नहीं दिया हुआ है, 900 दिया तो 900 निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 900 निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा आपको, 900 निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा आपको 2 संख्याओं का गुणन, तो 900 अगर दिया है 900 निकालना है तो क्या होगा 2 संख्याओं का गुणनफल अब बटे संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, बटे 900 हो जाएगा। इसी तरह अगर 900 निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल बटे 900 हो जाएगा। या तो एक संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 900 900 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा 900 गुना 900 और बटे पहली संख्या देकर के निकाल लेंगे दूसरी संख्या को। इस तरह से हमको संख्या निकालना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि परिमेय आपको कैसे निकालना है, परिमेय में कहां से क्वेश्चन आएगा और परिमेय में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो इन सभी चीजों को क्या करना है हमें पहले नोट कर लेना है। जैसे कि देख लीजिए कि आपका पहला क्या हो गया भाज्य का, भाज्य नोट कर लेना है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक के लिए भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके 900 और 900 के बराबर होता है, इस बात को हमें नोट करना है। एक गुना भी यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, हमें इसको भी नोट कर लेना है। अभाज्य संख्याएं क्या है कि जो 1 से बड़ी है और 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, 2 3 5 7 11 इस तरह से जो भी है इस तरह से हमको याद रखना है, ठीक है। परिमेय संख्या जो है उसको भी याद रखना है, √4 √9 √16 इस तरह से जितना भी आएगा, या कई बार बटे में भी दे देता है √16 बटे √49, तो वह भी क्या है परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय चुनने के लिए आपको देगा और परिमेय संख्या √3 √2 √5 √7 इस तरह से होगा। एक 5 नंबर वाला में सिद्ध करने के लिए भी देता है, इसको देता है, इसमें से कोई एक दे देगा आप, ठीक है। तीसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर b³ + r, जहां r क्या है शेषफल है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग क्या होता है तो 900 निकालने के लिए होता है, 2 संख्याओं के बीच का 900 निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है। हम इतना बात को इस चैप्टर में समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे। इस चैप्टर में इतना ही चीज था और इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं और दूसरा चैप्टर हम लोग चलेंगे कंप्लीट पे। दूसरा चैप्टर बहुत आता है बढ़िया, मुंह कौन कैसा आता है। देखिए हम दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं बहुपद पे। बहुपद में क्या है रेखिक बहुपद जो होता है उसका जो सामान्य रूप होता है व्यापक रूप होता है वो क्या होता है ax + b होता है। क्या होता है ax + b होता है और इसका जो घात होता है वो क्या होता है 1 होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं
एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस सी होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी होता है। इसका घात कितना होता है? तो 2 होता है। तो पूछेगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? तो क्या कहेगा? 2। या 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसका घात कितना होता है? 3 होता है। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि तुमको अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, ठीक है, शून्यक का योग दिया रहेगा। ऐसा सवाल कई बार आता है। शून्यक का योग देगा आपको, शून्यक का गुणनफल दिया रहेगा आपको, कहेगा आप द्विघात बहुपद निकालिए। द्विघात बहुपद आपको नहीं देगा, शून्यक का योग देगा और आपको गुणनफल देगा। मान के चलिए योग 4 दे दिया, क्या कहते हैं, 4 दे दिया और गुणनफल 12 दे दिया, तो आप उसको किस हिसाब से बैठाएं? सूत्र होता है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का x², ठीक है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी क्या होता है कि ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। अगर मान के चलिए हमको समीकरण बहुपद बनाना है, तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, मान के चलिए ऐसा कर रहे हैं, और अल्फा गुना बीटा आपको कितना दिया? 12 दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा? x² को तो वैसे ही रख दीजिएगा, रखिएगा कि नहीं रखिएगा? माइनस, अच्छा 4 है, अल्फा प्लस बीटा 4 है ना, तो 4 और x को गुना कर दिए, 4x होगा ना। अच्छा देखिए अल्फा गुना बीटा कितना? 12, ये हो जाएगा, नहीं है? इस तरह से आपका ये बन जाएगा। क्या बनेगा? आपको इस पर बैठा देना है और अल्फा बीटा बना दिया जाएगा। किसी बहुपद में एक ऐसा भी बात होता है कि कई बार कहां पे बच्चे यहाँ पे नहीं, जब उसका वैल्यू नहीं मालूम होगा तब उस स्थिति के लिए, अगर यहाँ पे मालूम है अल्फा बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, तो इस स्थिति में यही सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, किसी द्विघात बहुपद में दे देता है कि आप ना उसका शून्यकों का योग ज्ञात करिए, तो शून्यक तो द्विघात बहुपद कर दूंगी अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय, यानी उसका रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी है ना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है शून्य का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस बी और बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। अल्फा गुना बीटा अगर रहेगा तो क्या होगा? सी बटे ए होगा, यानी सी बटे ए हो जाएगा, ठीक है। और 1 बटे अल्फा, देखिए ये बहुत जगह नहीं लिखाया जाता है, ठीक है। क्या करता है बच्चा? इस सवाल को बनाने के चक्कर में अपना बड़ा समय खोता है। लेकिन अगर 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा किसी द्विघात समीकरण में पूछ दे, ऐसी स्थिति में शॉर्टकट में जानना है माइनस बी बटे सी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? माइनस बी बटे सी करेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में यही होता है। अब बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में अधिकांश चर्चा आता है, इसमें 0 लगा दीजिएगा तो समीकरण बन ही जाएगा, ठीक है ना, कुछ खास ऐसा नहीं होता है। अब त्रिघात में हम लोग आते हैं, कहां पे आते हैं? त्रिघात में आते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात बहुपद का कितना होता है? 3 ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीसरा चीज गामा होता है, तो उसके बराबर में क्या होता है? माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल क्या हो जाएगा? माइनस डी बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी बटे ए हो जाएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या होता है? सी बटे ए होता है। ये कुल मिलाकर के द्विघात बहुपद का जो है वह निचोड़ है। यानी द्विघात बहुपद में हमको जानना है कि किसका व्यापक रूप क्या होता है, किसका घात कितना होता है, और उसके बाद हमको जानना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है। और एक बात और, ये 10वां के लिए नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ 10वां के लिए नहीं है। आप बिहार डीएलएड की परीक्षा में बैठिएगा, वहां पे भी चैप्टर है, ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक में बैठिएगा, वहां पे भी आपको ये चैप्टर मिलेगा। आप बिहार आईटीआई में बैठिएगा, आपको वहां पे भी ये चैप्टर मिलेगा। और बहुत से बहुत अगर एसएससी आगे तैयारी करिएगा, वहां भी इस चैप्टर को बनना है। यानी पढ़ाई के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है? तो द्विघात बहुपद है। कौन सा चैप्टर? द्विघात बहुपद है। इस चैप्टर को हमें बढ़िया से जान लेना है।
ठीक है, तीसरे चैप्टर पे चले। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है कि सबसे पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं। दो समीकरण रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तो कैसा होगा? संगत केवल और केवल एक हल पूछ लेता है। केवल और केवल एक हल के लेकर सर क्या सूत्र है, संबंध है? तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 संगत होगा, केवल एक हल होगा, और ग्राफ जो होगा इसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा और अविरोधी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी और अविरोधी होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 उसके बराबर नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। समझे ना? दो तो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तब क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा ग्राफ और विरोधी होगा। क्या होगा? समांतर और विरोधी होगा। फिर से समझ लीजिए, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर बराबर हो और c1 बटे c2 उसके बराबर में नहीं हो, तो क्या होगा? असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा और समांतर और विरोधी होगा। और तीसरा चीज है कि तीनों अगर बराबर हो जाए, इसकी तुलना की है और तीनों बराबर हो गया, a1 a2 b1 b2 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा और ग्राफ कैसा होगा? संपाती और आश्रित होगा। इस बात को याद रखिएगा कि यहां से दो क्वेश्चन जरूर आएगा। समझे ना? इस फॉर्मूला से, इस से कॉन्सेप्ट से जरूर आ जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, मतलब कठिन कुछ नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कठिन अगर रहता है ना दुनिया में कुछ हो, तो दशरथ माँ जी का नाम सुने आप लोग? उनकी भाई पानी लेकर के जाती थी रोजे, ठीक है ना, और पहाड़ पे गहलोर है गया मेरी जगह, वहां पे गया, उसका शादी का पल्लू फंस गया बेचारी का, वो गिर गई, उसी में मर गई बाद में। वो आदमी ठान लिया था कि इस पहाड़ को हम काट के दिखा देंगे। कौन है? पहाड़ को काट के दिखा देंगे। सरकार उकार से गया, उसमें फिल्मों बनाया माउंटेन में, वैसे उसी का हेलो करे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कहता है ना। हाँ, देख रहे हैं, मतलब पहाड़ को काट दिया। आपके पास हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, बहुत कुछ कर सकता है। तो जज्बा था ना, कर देते। वो छोटा छोटा बच्चा को ऐसे छोड़ दिया, अपने चुटकी बच्चा को, और कह रहा था कि नहीं हम काट के रख देंगे पहाड़ को, ठीक है ना, काट के रख दिया। इस स्थिति में आपको क्या होगा? 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी ये तीसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम आ गए कहां पे? द्विघात समीकरण पे। तो द्विघात समीकरण क्या? यहां से तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अगर किसी को मानते हैं ना, इस चैप्टर को हम मानते हैं। त्रिकोणमिति के बाद अगर दूसरा सबसे कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है तो ये है। विवेचक होता है d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। कहेगा विवेचक निकालिए, ठीक है ना। विवेचक कैसे निकालिएगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आदमी क्या होता है कि परीक्षा में मतलब ना पूरा वो डिप्रेशन में चल जाता है, ठीक है ना, अंदर जाने के बाद वो डिप्रेशन तक का चले, तब क्या होता है? तब ऊपर वाला पे भी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, ऐसा नहीं है क्या? है ना, ऊपर वाला पे भरोसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जब तुमसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए फंदे, भगवान के भरोसे तू छोड़ दे बंदे, है ना। वही तेरे काम को आसान करेगा, जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। तो भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए। और देखो d बराबर क्या होता है? जब 3 कंडीशन है, जब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। यानी विविक्त कर अगर 0 हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक एवं समान होगा। जब विविक्त कर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0 से, तब क्या होगा? मूल वास्तविक एवं असमान होगा। और जब विविक्त कर क्या होगा? छोटा हो जाए 0 से, तब क्या होगा? मूल अवास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? अवास्तविक होते हैं। अब देखिए कई बार क्या कहता है, मूल निकालिए, 2 मूल निकाल दीजिए, 2 मूल निकाल दीजिए। तो मूल को हम लोग x से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? माइनस भी करते हैं और प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस दो हल होता है ना, तो इसलिए प्लस माइनस।
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या कर देते हैं 2a कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2a कर देते हैं। तो इसमें आपको दोनों मूल निकल जाएगा। अगर मान लीजिए अलग अलग निकालना है तो अलग अलग क्या होता है अल्फा और बीटा होता है ना मूल रूट मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा अगर बीटा निकालना है तब क्या होता है माइनस बी माइनस का प्लस माइनस था ना, तो एक बार प्लस की दूसरी बार क्या करेंगे माइनस करेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही आपका इस चैप्टर में कुल मिलाकर के इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको कहेगा मूल द्विघात समीकरण में मूल समान कब होगा, लिखेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। क्या कहेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना इस चीज को भी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सार्वअंतर निकालना है। देखिए क्या होता है कोई पद देगा कि कोई पद एपी में है कि नहीं है, तो a1 a2 a3 इस तरह से टर्म रहता है ना, बढ़ते रहता है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते चलिएगा, तीसरे में से दूसरे पद को घटाते चलिएगा। अगर दोनों का अंतर ठीक है ना सेम रहेगा तो वो क्या होगा एपी में होगा। तो सार्वअंतर बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, या इसको भी कर सकते हैं टर्म 2 माइनस टर्म 1 कर सकते हैं। an बराबर क्या होता है an बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। Sn बराबर फिर निकालना है, Sn भी कई बार निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद से अगर nवां पद ज्ञात करने के लिए कहता है, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने के लिए कहता है, तब क्या करेंगे a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या है अंतिम पद है और शॉर्ट an निकालने के लिए कहता है तो क्या करेंगे Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस an, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो एपी में कुल मिलाकर इतना चीज है। एपी को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, हम शॉर्टकट रास्ते सब निकल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोले कहाँ पे संख्याओं का योग, हाँ क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं लोग, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, यानी ये एक्स अक्ष हुआ आपका, और उदग्र रेखा को क्या कहते हैं हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, मूल बिंदु क्या होता है जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष एवं उदग्र रेखा वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मूल बिंदु। देखिए क्षैतिज और उदग्र क्या कर रहा है एक दूसरे को काट रहा है ना, जहाँ पे ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु हो गया। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। किसी बिंदु के निर्देशांकों को के दो मान x और y होते हैं। ठीक है ना, जिनमें पहले को x या भुज निर्देशांक कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर आपको 4 और 5 दिया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है ना, तो पहला वाला भाग क्या हो जाएगा भुज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कोटि होगा। ऐसा पूछता है इसमें भुज क्या है कोटि क्या है। ठीक है, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि होता है। तीसरा चीज दिया है कि दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना, इसमें हम निर्देशांक को कुछ अलग तरह से निकालते हैं। मान लीजिए x1 और y1 एक भाग हो गया और y2 y1 y2 दो बिंदु हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि x1 में और x2 को क्या करते हैं x2 में से x1 को घटा देते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं x2 में से x1 को घटाकर उसका वर्ग कर देते हैं और y2 में से y1 को घटाकर क्या करते हैं उसका वर्ग कर देते हैं, रूट अंडर कर देते हैं। यही से हमारा क्या होता है दूरी सूत्र निकल जाता है। अब मूल बिंदु से क्या होता है, मूल बिंदु का नियम क्या है 0 0।
से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, दो बिंदु कोई दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर देंगे। देखिए जैसे कहेगा मूल बिंदु से 3,4 का, मूल बिंदु से 3,4 का क्या करिए, तो आप दूरी निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ये x हो गया आपका, ये y हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 16 बराबर रूट 25, यानी रूट 25 बराबर 5 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकल गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, कई बार दे देता है त्रिभुज का दो बिंदु दिया, उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालो, तो x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस y1 प्लस y2 बाय 2, यही होता है आपका, ठीक है। कितने प्यार छोड़ दिए, भूख बहुत जोर से लगा हुआ।